कोई फॉर्मेट वगैरह है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देखते हैं क्रिकेट टीवी की लाइव ब्रॉडकास्ट। और जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट के हवाले से ही हमारा पेज जो है वो अपडेट करता रहता है आपको डिफरेंट क्विज़ेस से, फिर इंफॉर्मेशन से, फिर न्यूज़ अपडेट से। तो आज का जो सेशन है वो भी इस हवाले से जो है हमने रखा है, जिसमें हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से ही। और एक बहुत बड़ा इशू जो कि रिसेंट आपने देखा होगा न्यूज़ में आ रहा है कि एक हमारे बहुत ही होनहार प्लेयर जो हैं, जो कि कुछ इन चीज़ों में इंडल्ज हुए कि उनको जो है वो बैन कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उमर अकमल की। और उमर अकमल जो है वो बैन हुए 3 साल के लिए। और उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में, और काफ़ी डिबेट चल रही है इस पर। तो हमने कहा हम भी इस पर एक प्रोग्राम करते हैं, और ओवरऑल जो क्रिकेट में करप्शन है उस पर बात करते हैं। और कहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि वो जो पुराने प्लेयर थे जो कि लाइफ बैन हुआ जिनका, वो भी आजकल न्यूज़ में है। और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी वापस जो है वो क्रिकेट में वापस आएँ और अपनी खिदमत दें। तो वो क्या खिदमत दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस सारे सिलसिले पर हम आज बात करेंगे, और हमारे साथ आज जो है ज़ुबैर मोहम्मद जो हैं वो हैं हमारे साथ। ज़ुबैर का मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दूँ, क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। और इसके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं एक आईटी कंपनी की इन लाहौर। और फिर उसके अलावा हमारे सीनियर भी रहे हैं, तो हमारे साथ उनका एक ताल्लुक भी रहा है। तो हमने आज उनको दावत दी है कि आप भी हमें थोड़ा-सा एनलाइटन करें, थोड़ी-सी आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि क्रिकेट जो है वो कैसे ये सारा करप्शन हो, क्योंकि सब हम सब जो जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। और हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट है उसका नाम बदनाम हो, या जो भी हम देख रहे हो वो हमें लगे कि वो वाक़ई क्रिकेट हो रही है, या कि एक शोबदेबाज़ी या एक एक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पर हम आज बात करेंगे, और हमारे साथ ज़ुबैर भी हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। कैसे हैं ज़ुबैर? ठीक हैं? शुक्रिया बहुत-बहुत नाज़िम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ। और आज का टॉपिक भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इसके ऊपर बात करने की, तो क्रिकेट के शौक के हवाले से कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप हुआ कि मेरे भाई जो हैं वो भी क्रिकेट एक इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हुए हैं, नॉट इन द इंटरनेशनल टीम तक, लेकिन आपकी रीजनल टीम और अंडर 15 तक की टीम तक जो है पाकिस्तान के लिए वो खेल चुके हुए हैं। और वो जिस क्लब की तरफ से खेले थे उसी क्लब में ही ये अकमल ब्रादरान, जिसमें उमर अकमल, कामरान अकमल और इनके और भाई हैं अदनान अकमल, अदनान जिनके अकमल बारे वो भी में टेस्ट क्रिकेट खेली हुए हैं। जी बिल्कुल। और शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म हो कि बाबर आजम भी इनके कज़न ही हैं, कज़न फर्स्ट है। कज़न। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इन लोगों से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन रही है, इतनी ज़्यादा नहीं रही, मेरे भाई की रही है। और उमर अकमल इट्स लाइक वेरी टैलेंटेड एट दैट टाइम एज़ वेल। और उस वक़्त भी मेरा भाई मुझे कहता था कि कामरान अकमल अच्छा खेलता है, लेकिन जो इसका भाई उमर अकमल है वो इनसे भी बहुत अच्छा खेलता है। हालाँकि वो भी इंटरनेशनल एक्सपोज़र में नहीं आया हुआ था। जी, लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है कि ये देखते हुए कि जिस वक़्त ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इतने हाइली टैलेंटेड हों और वो एक फ़ेम भी ले रहे हों और लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हों कि नेक्स्ट ग्रेट बैट्समैन में से एक बनने जा रहे हैं, और वो फिर इस तरह के टर्मॉइल में चले जाएँ, तो बड़ा अफ़सोस होता है। मैं हैरान था जब मैंने इनके बारे में सुना, लेकिन थोड़ा-सा मैं एक्सपेक्ट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि इनके बारे में कुछ न्यूज़ आपने भी सुना होगा, अक्सर आती रहती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूज़ इनके बारे में आई थी कि किसी अ, इवेंट में इमरान खान गए हुए थे, हालाँकि इमरान खान उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, और इन्होंने जाके उनसे सिफ़ारिश की कि काइंडली इन मुझे बोर्ड में आप सिफ़ारिश करने की मुझे ऊपर वाले नंबरों पे खिलाया जाए। एंड इट वाज़ अ स्टूपिड जोक एट दैट टाइम, जो मैंने उस वक़्त सुना था। लेकिन थोड़ा-सा एक चाइल्डिश एटीट्यूड का मसला था, और फिर जब इस बैन का इश्यू बना तो इसकी भी अगर आप हिस्ट्री देखें, तो होता ये रहा है कि इन्होंने पहले क्लेम किया कि मुझे अप्रोच की गई, और मैं देख रहा था तो मुझे पता ही चला कि इनका क्लेम ये था कि मुझे $200,000 की ऑफ़र दी गई थी
कि अगर मैं मैच में कोई सी 2 पर्टिकुलर बॉल्स को मैं लेफ्ट आउट कर दूँ। जी। और इस क्लेम के बाद उसके बाद जब पीसीबी के पैनल ने इनको कॉन्टैक्ट किया कि जी कि आप आएँ और शो कॉज़ नोटिस दिया कि जी आपने हमें बताया क्यों नहीं, तो ये इससे छुपते रहे, भागते रहे। हुँ, एंड आई डोंट नो कि इसकी रीज़न क्या थी और किस वजह से वो भागते रहे, लेकिन मुझे थोड़ा-सा उनका एक एटीट्यूड चाइल्डिश सा लगा कि उनको चाहिए था कि इसको जाके फेस करते, रिपोर्ट करते और हुँ, अल्टीमेटली आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल इसको फेस नहीं किया, जिसके बाद रिज़ल्ट हम सबके सामने है कि जी। उनके ऊपर बैन लग गया। लेकिन जी बिल्कुल आप हम डिटेल में इस पर जाएँगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ करप्शन जो है वो काफ़ी एक अरसे से अटैच्ड है। और अगर हम हिस्ट्री में जाएँ बैक इन द डेज़, जहाँ पर मीन्स लाइक 1992 का वर्ल्ड कप था ऐसा, जो कि हमारी मेमोरीज़ में अभी तक जो है वो अलाइव है, वो कभी भी डेड नहीं हो सकता। हुँ, ठीक हुँ। है, उसके बाद 1996 का वर्ल्ड कप था जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा याद रहा, और उसमें जो हमारी टीम थी वो मोस्ट फेवरेट टीम थी। वो मैचेस भी जो जो टूर्नामेंट था वो पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा था, तो हमारे लिए फ्रेंडली जो कंडीशंस थी उस वक़्त की। तो जी, बिल्कुल। वो एक इरा एक मैच आया 1996 का वर्ल्ड कप, और वहाँ पर जनाब एक हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने जो है वो मैच नहीं खेला। उस वक़्त ये कहा गया कि वो इंजरी की वज़ह से उन्होंने ये मैच नहीं खेला। और फिर बाद में बात गॉसिप्स या जो भी सच या झूठ, अभी तक उस पर पर्दा जो है वो नहीं उठ सका। और लेकिन मेरे पास एक क्लिप ज़रूर है जिस पर मैं बात करूँगा, लेकिन आप समझते हैं कि वो एक एक पिनिकल पॉइंट था जहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो करप्शन पर या मैच फिक्सिंग पर बात शुरू हुई थी। जी, क्या कहना है? बिल्कुल आप नाज़िम सही कह रहे हैं। 1996 का क्वार्टर फाइनल और सबसे पहले तो शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि जो जिन प्लेयर की आप बात कर रहे हैं कि उनके बारे में पता चला कि वो नहीं खेल रहे। हुँ, फिर नेक्स्ट चीज़ ये थी कि उसके फ़ौरन बाद आपको याद होगा तो वेरी फर्स्ट टाइम जब किसी ने आवाज़ उठाई थी तो वो थे राशिद लतीफ़। राशिद अल लतीफ़ जी। तो उनका मुझे याद पड़ता है कि आई थिंक 1996 के वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ही जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी उनकी तरफ से। हालाँकि उस वक़्त मीडिया इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। लेकिन हम लोग सुनते थे कि जी कि इस तरह एक राशिद लतीफ़ ने क्योंकि बड़े टैलेंटेड विकेट कीपर थे और काफ़ी देर से टीम के साथ थे। उन्होंने इस तरह से कहा गया कि जी कि पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है। और बड़े-बड़े प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया जिसकी बेस के ऊपर फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठा जिसका हम सब जानते हैं कि वो जस्टिस क़य्यूम की इंक्वायरी कमीशन जो है वो बैठी थी। और हैरानकुन तौर के ऊपर उस कमीशन में काफ़ी क्रिकेटर्स का नाम आया जिसमें अगर आपको याद हो तो इंज़माम का भी नाम था जिसके बारे में मैं एटलीस्ट बड़ा शॉक था कि इंज़माम का नाम उसमें क्यों आया। मुश्ताक अहमद का नाम भी था, वसीम बकार के बारे में तो ऑलरेडी एक जी, कॉन्स्पिरेसी चल ही मेरे रही थी। पास जी, मेरे पास एक छोटी-सी वो न्यूज़ पुरानी बीबीसी की पड़ी हुई थी जिस पर मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, जैसे कि उनकी जो रिपोर्ट थी वो इन अ नटशेल वो क्या थी। तो हुँ, मैं हुँ। थोड़ा-सा बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि सलीम मलिक जो थे वो जो थे वो बैन हुए थे। उन्होंने रहल अताउर रहमान जो थे वो बाउलर थे उस वक़्त, हुँ, हुँ। जिनको उन्होंने कहा कि कुछ बॉल्स आपने करनी है हुँ, इन अ हुँ। सर्टेन वे। तो उस वजह से सलीम मलिक को जो है वो लाइफ बैन किया गया। फिर अताउर रहमान को लाइफ बैन किया गया। फिर उसके बाद मुश्ताक अहमद को भी जो है वो बैन तो नहीं किया गया, उनको फाइन किया गया। फिर उसमें हुँ, हुँ। शामिल थे वसीम अकरम भी, वकार यूनुस भी, सईद अनवर और इंजमाम उल हक। ये 7 प्लेयर्स थे जो कि कह सकते हैं कि आप जिनको हम आइडलाइज़ करते थे। वो प्लेयर्स थे जिनको हम देखते थे, पूजते थे एक हिसाब से। क्योंकि वो ऐसे प्लेयर्स थे, और उनका नाम आना और उन पर फाइन होना, ऑल्दो 5 प्लेयरों पर उन्होंने कहा कि एविडेंस जो है वो उस तरह नहीं निकले, लेकिन बाकी जो दो मेजर थे अताउर रहमान और सलीम मलिक को जो है वो बैन किया गया। तो हुँ, वो हुँ। सारा एक जो जो है एक इरा वो हमारे सामने गुजरा है। और फिर कुछ चीज़ें मैं आपके लिए एक मज़े की चीज़ भी प्ले करता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा आपको और इसमें एक इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ नज़र आए। क्योंकि मैं पिछले दिनों राशिद लतीफ़ जिनका आपने ज़िक्र किया, उनकी एक जो है वो
उनकी एक वीडियो अपना यूट्यूब चैनल है उनका जिसमें कॉट बिहाइंड, जिसमें वो बात हुँ, हुँ। करते रहते हैं। तो हुँ, हुँ। उन उस पे उन्होंने एक सहाफ़ी को, जो कि उस वक़्त पाकिस्तान टूर के साथ उनके साथ था, और वो उस पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी रेवलेशन की कि जिस पर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो अचंभे में भी आया। और चलें सुनते हैं उनको, और फिर जब हम वापस आएँगे तो फिर हम जो है उसी पे ही कंटिन्यू रखें। लेकिन मैं थोड़ा-सा ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ प्रोग्राम में, तो ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चलता रहे कि कौन-सी ऐसी बातें थी जो कि हुई। मेरा ख़्याल है कि यूट्यूब इज़ नॉट लेटिंग अस डू इट, लेकिन मैं प्ले करता हूँ तो ताकि आप हुँ, सुन हुँ। सकें एटलीस्ट। हुँ, हुँ। तो यार 96 का जब वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खत्म हुआ बेंगलोर में, आई स्टिल रिमेम्बर कि वहां पर आमिर सोहेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर द मैच मतलब प्रेस टॉक एंड आफ्टर द मैच उसने इंडिकेशन दे दी कि वसीम खेल सकता था वगैरह ऑल दैट सॉर्ट। आप बिलीव करें कि जब वो चीज दो होने लगी, आरिफ अब्बासी ने डैन कीजल होता था, इफ यू रिमेम्बर, डैन कीजल को स्टेट एयरपोर्ट से उठाया जब टीम वापस आई, सीधे मैसेज स्टेडियम को लाया गया डैन कीजल को, एक प्रेस रिलीज तैयार की गई थी, उस प्रेस रिलीज पे साइन करवाया गया उससे और उसको कहा कि भाई मीडिया में आपने ये बोला। और उसने फिर बोला मीडिया में, उसने कहा कि नहीं वो वसीम की अगर मैं इंजेक्शन भी देता, बहुत सारे इंजेक्शन भी देता तो शायद नहीं खेल पाता वगैरह वगैरह करके। तो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड एट दैट टाइम। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा कि राशिद को मैं बहुत इस चीज में क्रेडिट देता हूँ। राशिद ने जो है हमारे नितिन दाऊद का बहुत करती है और इनके हमने बहुत बुक की हमने। अच्छा भाई वो बीइंग द फर्स्ट मैन, मैं समझता हूँ कि जितनी जिसने हिम्मत की थी स्टैंड पर और इसने स्टैंड लिया, क्योंकि इसका भी कैरियर था यार, डॉक्टर पूरा प्लेड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इससे अच्छा कीपर कोई आया नहीं, आपको ही पता। बैट्समैन भी बहुत अच्छा था, वो तो बड़ा लेसी बैट्समैन था, लेकिन ये कि ही वाज अ टॉप बैट्समैन। तो इसने बड़ा सैक्रिफाइस किया है, राशिद ने बहुत सैक्रिफाइस किया। और इसी वजह से जब इंजी ने वीडियो निकाली तो मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए व्यक्ति डाली थी कि भाई ज्यादती हुई है तो वो तो राशिद लतीफ के साथ हुई। जी, आपने वीडियो देखी तो ये वो क्लिप था। ये वो सहाफ़ी थे जो बेसिकली टीम के साथ ट्रैवल करते थे, और ये पूरी स्टोरी वो इसको जो है ना ओपन कर रहे थे। लेकिन अनटिल अनलेस लाइक वो क्या कहते हैं कि एक पक्का सबूत ना हो तो फिर उस पर बात नहीं करते। लेकिन देयर वाज सम साइन कि वसीम अकरम को कोई खास इतनी बड़ी इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो मैच नहीं खेले। और फिर ज़ाहिर है उसके बाद ही इंक्वायरी कमेटी बैठी, और जिस तरह ये जस्टिस क्यून की रिपोर्ट आई और उन्होंने जिस तरह बताया कि अ, ये प्लेयर्स जो हैं वो उनको बैन किया गया। लेकिन ये बड़े बाद में आए, उस वक्त शायद उनको मेरे ख्याल बोर्ड ने प्रोटेक्ट जब करना शुरू कर दिया तो तब ये जो करप्शन का जो नासूर है वो फैलता ही गया, वो कम नहीं हुआ। उस क्या कहते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि रमीज़ राजा का और इवन जावेद मियांदाद का स्टांस इस मामले में बड़ा क्लियर रहा है कि वो कहते रहे हमेशा से कि अगर कोई भी बंदे ने अगर डिसऑनेस्टी शो की है अपनी कंट्री के साथ या डिसलॉयल्टी शो की अपने मुल्क के साथ, टीम के साथ, आपको उसे किसी सूरत दोबारा टीम में नहीं लाना चाहिए। और आप ये चीज़ देखें कि जिस जिस एरा में जिस जिस टीम के अंदर ये चीज़ होती रही है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम में ये ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व होती रही है कि जब जब हमने कल्प्रिट्स को दोबारा मौका दिया है, तो आप ये एक तरह से मैसेज देते हैं आने वाले प्लेयर्स को कि भाई आपके लिए भी आप मार्जिन निकल सकता है। जी बिल्कुल। तो बेशक ये अब बड़े-बड़े स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, लेकिन इनको पनिशमेंट अगर दी जाती है तो मेरे ख्याल से आने वाले लोगों को एक काफ़ी टफ लेसन मिल जाना था कि भई कि वो ऐसी हरकत ना करें। और शायद यही बिल्कुल। वजह होती है कि 2009 का भी इंसिडेंट ना होता और ना ही 2020 का इंसिडेंट होता। बिल्कुल। लेकिन एक और जो मेजर मेरे ख्याल से जो जहाँ से करप्शन शायद पैदा हुई, ज़ाहिर है ये तो वो इवेंट्स थे जहाँ पर चीज़ें जो है वो ओपन होना शुरू हुई, चीज़ें विजिबल होना शुरू हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था, शायद आप यकीनन आपको भी याद होगा, एंड दैट इज शारजा। या शारजा का टूर्नामेंट होता था, और हमें याद है कि हर साल जो है पाकिस्तान इंडिया की टीम जो है डेफिनेटली खेलती होती थी, और बड़ा इंतज़ार भी होता था।
लेकिन उसकी बड़ी बैड रिप्यूट्स भी थी क्योंकि वो इतना दुबई ओपन था, और जिस तरह वहाँ मैचेस होते थे और जिस तरह का वहाँ का कल्चर है, तो काफ़ी सारे बुकीज भी वहाँ फिरते थे, और शायद वहाँ से ये सारा कुछ जो सिलसिला है, आपने देखा होगा कि वहाँ से शुरू हुआ और फिर कैसे जो है वो बैन कर दिया गया शारजा क्रिकेट स्टेडियम को भी, और शारजा की जितनी भी जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता था शारजा का। तो मेरा ख्याल है, क्या आप भी समझते हैं कि ऐसा ही था, वहां से ही शुरू हुआ सिलसिला? जी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम गुज़रा है ये अरब कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, और थोड़ा-सा उनमें इस चीज़ के जर्म्स ज़्यादा होते हैं कि जिसमें वो थोड़ा-सा इस तरफ फिक्सिंग की तरफ या गैम्बलिंग की तरफ वो इन्वॉल्व होते हैं। हम्म, और ये कोई अंडर कवर ट्रूथ नहीं, ये सबको पता है, एक ओपन सी चीज़ है। और जिस तरह आप बात करें, इसको ज़्यादा क्या कहते हैं, पॉजिटिवली ज़्यादा ज़्यादा हम फोर्सफुली होके इसलिए भी कह सकते हैं कि जस्टिस क्यूम में सलीम मलिक ने नाम लिया था। एक आसिफ इकबाल हमारे क्रिकेटर होते थे, इफ़ यू रिमेंबर। हम्म, वो आईसीसी की तरफ से आईसीसी की तरफ से एज अ गुडविल रिप्रेजेंटेटिव भी थे। लेकिन उन सलीम मलिक ने कहा था कि जी कि जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन करवाया गया था वो आसिफ इकबाल ने ही करवाया था हम्म, एक बुकी के साथ। सो या और आसिफ इकबाल डीपली रूटेड थे शारजा के अंदर, और ये यही तो सारी रीज़न थी कि वहाँ से हमने देखा कि फिर जब उस मेन्यू में बैन भी लगा, बड़ी देर तक बैन लगा हम्म, रहा। आई थिंक या ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स तक उधर बैन लगा रहा। तो यू आर राइट, ऐसा होता रहा। मेरा ख्याल है वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये फैलता गया, और जाहिर है वहां पर बात होती थी मैच फिक्सिंग की, ऐसा है मेरे ख्याल इतने बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग हमेशा होती थी, और इस वजह से स्पॉट फिक्सिंग को वो आईसीसी के लिए भी बड़ा मुश्किल था कि इसको किस तरह हम पकड़ें किस तरह। तो फिर जाहिर है एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें जो है वो इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ और सलमान बट ने मिलकर स्पॉट फिक्सिंग की और कुछ नो बॉल्स की, और ये सारा माजरा जो है वो खुला, और करप्शन में जो है वो फिर दोबारा ओपन हुई। क्या जी समझते हैं बिल्कुल। कितना बड़ा लॉस था ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, 3 प्लेयर्स का? ऑब्वियसली आमिर इज बैक, बट हैविंग सेड दैट ही सेड कि मैं जी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे 5 साल जाया हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ही इज अ बिट सेल्फिश, बट हैविंग सेड दैट कि एक 5 साल तक हमें जो वो प्लेयर्स था, ये मोहम्मद आसिफ जो लेवल का प्लेयर था, ये बॉलर था, और सलमान बट वाज वेरी गुड। आप अपनी जो लोकल क्रिकेट में आप देखें तो बहुत बड़ा नाम था उसका, और यंग टैलेंट था क्योंकि वो अंडर 19 से वो क्रिकेट खेल रहा था, और हमें ये यकीन था कि सलमान बट जो है बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान की कैप्टनसी भी करेगा क्योंकि ही इज यंग, और पाकिस्तान लाहौर की कैप्टनसी भी करता है, और बड़ी पावरफुल फैमिली भी उनकी जो है वो काफी बड़ी मशहूर फैमिली है। तो क्या समझते हैं कि वो जो एक इंसिडेंट था कितना बड़ा लॉस था पाकिस्तान के लिए? जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में और बाकी इंसिडेंट में एक मेजर डिफरेंस जो था, वो था पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन जो प्लान किया गया था, जी। और जो एविडेंस इकट्ठे किए गए थे और जो फुटेजेस हमें मिली थी, मेरे ख्याल से उस चीज़ ने, अगर किसी के माइंड में थोड़ा-सा भी अगर कोई डाउट था कि स्पॉट फिक्सिंग नहीं होती या ये सारा का सारा एक र्यूमर है, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ओपनली कहा गया, और इवन आपको याद हो कि एक क्रिकेटर थे, आई थिंक यासिर हमीद, जी उनकी बिल्कुल। वीडियो भी साथ ही आई हुई थी। बिल्कुल। ऑल्दो उनके ऊपर कोई बैन वगैरह नहीं लगा, लेकिन वो जितना ओपनली वो बात कर रहे थे, आई वाज़ हम्म, सरप्राइज्ड टू सी कि यार कि इतना ओपनली डिस्कस हो रहा है। और हम्म, जिस तरह वो बात कर रहे थे, तो उससे तो लग ही रहा था कि यार कि ये शायद इस चीज़ का ज़िक्र होना या इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना, ये नॉर्मल चीज़ समझी जा रही थी। हम्म, और इसीलिए अगर आपको याद हो, उसमें एक क्रिकेटर के बारे में कहा गया था कि शायद उन क्रिकेटर के साथ आप स्पॉट फिक्सिंग नहीं कर सकते। मज़हर मजीद ने बात की थी, और वो थे शायद शाहिद अफरीदी का नाम उन्होंने लिया था हम्म, कि शाहिद अफरीदी को नहीं किया जाना। और उसके बाद मैंने देखा था कि मेरी कम्युनिटी में और ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड भी लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि ही इज़ अ लॉयल क्रिकेटर। आप हम्म। उनकी क्रिकेट से उनकी क्रिकेटिंग स्टाइल से, प्लेइंग स्टाइल इख्तलाफ से कर आप सकते हैं लेकिन आप उसके कर सकते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल उसके। डेफिनेटली आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप जो मर्जी है शायद अफरीदी से आप कर सकते हैं, लेकिन ही वाज अ लॉयल पर्सन, और जिस तरह वो क्रिकेट जिस तरह उसने खेली है और पाकिस्तान को जिस तरह रिप्रेजेंट किया है, बड़े लॉयल तरीके से किया है, और उस पर कम ही ऐसे एलिगेशंस रहे हैं, बल्कि उसने कैप्टनसी इसीलिए छोड़ दी थी शायद उसको जो है वो ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं।
या करना पड़ेगी, क्योंकि एक जो चीज़ और इंसिडेंट मेरे लिए मोहम्मद आमिर के बाद या मोहम्मद आमिर से पहले था, वो 2000 नहीं टू ये इट आफ्टर दैट, जो कि मिसबा की कैप्टनसी में इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ था तो 2010 वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया में हुआ अगेन 2011 की बात आप 2011 या जो भी वर्ल्ड कप था 2010 और 2011 का जो वर्ल्ड कप था, जो इंडिया ने जीता भी। और वो जो मैच है, उस मैच पर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क अराइज हुए थे कि जिस तरह स्लो मिसबा खेला, तो काफी सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी ये मैच कहीं फिक्स तो नहीं था, और आज भी लोग बात करते हैं कि वो मैच शायद उस पर भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स जरूर थे। तो ये क्रिकेट में एक साथ अटैच रही है, तो आप समझ कैप्टन को भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, और कैप्टन में उन्हीं को बनाया जाता है जो कि शायद जिनको मैनिपुलेट कर लिया जाए, जिनको जरा थोड़ा सा सीधा कर लिया जाता है। एक्चुअली नाजिम, आपकी बात काफ़ी हद तक मैं एग्री करूँगा। और अगर आप देखें तो हर एक चीज़ की बेस होती है। अगर आप इस चीज़ की देखें तो ये मैच फिक्सिंग की बेस अगर बन रही है तो इट्स मीन कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं विद इन द टीम की जो कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो प्रोटेक्शन की सेंस जो है ना, वो आपके ग्रास रूट लेवल से आ रही होती है। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि लाहौर कराची का 2 डिवीजन एक मेजर हमेशा से चलते आए हैं। बल्कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज सुने तो वो कहते होते हैं कि कराची और लाहौर की टीम की सिलेक्शन निस्बतन ज़्यादा टफ होती है इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन से, यानी इतना कंपटीशन होता था। तो डेफिनेटली वो जब कंपटीशन के साथ साथ आपके फिर एक जो टसल होती है वो भी अब एक चल रही होती है। बेशक आप compete तो एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि आपका एक माइंडसेट जो ग्रो कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि मेच्योर नहीं हो पाते, और मैं यही कहूँगा कि जो बेचारे इमेच्योर रह जाते हैं वो शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। लेकिन जो थोड़े मेच्योर थिंकिंग के होते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं, वो उन चीज़ों से हमेशा दूर ही भागते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट से एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट को आप अवॉइड कर दो, ये मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। और जब सलमान बट का केस आया तो उसके बाद आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर बंदे ने हर मैच को एक डाउट से देखना शुरू कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपने फ्रेंड्स में भी बैठे हों तो कोई भी मैच अगर जैसे ही नजर आए, चाहे चाहे आप जानबूझ के बुरा ना खेल रहे हो, चाहे उस वक्त आपकी बैड लक हो, लेकिन अगर आप बुरा खेल रहे हैं तो पहला व्यू फौरन ही आएगा कि मैच फिक्स है। मैच फिक्स था। ये मैच फिक्स है। और इवन वो जो आप वर्ल्ड कप के मैच की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपको याद हो तो तेंदुलकर के भी 4 कैच ड्रॉप हुए। 4 कैच छोड़े थे, इट वाज वेरी इजी। और फिर जो एलबी आउट था, वो भी इस पर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आए कि वो एलबी आउट क्यों नहीं दिया, हालांकि वो थर्ड अंपायर के पास गया रिव्यू बिल्कुल। के लिए। और फिर वो आई मीन देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज। और जो इयन गोल्ड है जिन्होंने आउट दिया था एट फर्स्ट हम्म, प्लेस, वो आज भी हम्म, कहते हैं कि वो ही वाज आउट, और सईद अजमल भी वो यही कह रहे थे कि ही वाज बिल्कुल। आउट के। और फिर बिल्कुल। उस पर काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि लगता था कि अच्छा इतने सिंपल कैच छोड़ना, हाथों से कैच छोड़ना, हाउ कैन ये और पॉसिबल? सरप्राइजिंगली मैं उसमें से एक कैच का जिक्र करूंगा जो कि यूनुस खान से ड्रॉप हुआ हाँ था, हाँ और जी। यूनुस खान कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट। और और वो बाद में उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि इट वाज जस्ट अ टफ डे इन द ऑफिस, और कुछ भी नहीं था। I mean like चले वो, I mean there was something, I don't know, there was something very fishy। तो खैर, लेकिन ये देखें हमने एक इंसिडेंट देखे, एक शारजा से शुरू हुआ, फिर 96 वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क थे, बांग्लादेश की गेम जो थी, फिर उसके अलावा फाइनल भी हमने देखा। और बातें आ रही थी कि ये सारे जो है वो बाहर पीपला रहे थे या याशी कर रहे थे मैच से एक दिन पहले। I mean there were so many questions raised हुए उस पर। फिर 2015 का 2011 का वर्ल्ड कप हमने देखा, उसमें भी यही बातें जो है वो चल रही थी। 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी नहीं थी, और 2015 भी जो है वो हमने अच्छा खेला, इतना बुरा नहीं खेला, लेकिन इतना कोई खास नहीं। लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं, हमने ओवरऑल गलतियों पे गलतियां करते गए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इन बुरी चीज़ों में पड़ते रहे, और हमने कुछ भी नहीं सीखा। फिर आगे आ जाता पीएसएल में भी हमने देखा अच्छा चले ये हमारा टूर्नामेंट है, हम इस पर जो है वो करेंगे, कुछ काम करेंगे। और फिर हमने देखा कि शर्जील खान जो है वो मैच शुरू होने से पहले बैन हो गए, उमर अकमल जो है वो एक और नया टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बैन हो गए। तो मेरा हम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे, कुछ सीखने का मौका नहीं हमें मिला।
जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पीएसएल के केस में नजम सेठी ने स्टांस लिया था। हम्म, नजम सेठी ने एक टफ स्टांस लिया था क्योंकि हमारी एक रेपुटेशन, एक ओवरऑल सिक्योरिटी की वजह से रेपुटेशन खराब थी। और रात। दूसरा एक हमारा ये जो स्पॉट फिक्सिंग का भी जो केस था काफ़ी हॉट चल रहा था। हम्म, तो नजम सेठी को क्रेडिट ना देना मेरे ख्याल से ज़्यादती है कि एक तो उन्होंने रिवाइव करने के लिए जो एफर्ट की सो की, लेकिन डिसिप्लिन के लिए वो बंदे ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस शो किया। यही वजह है, अगर आप नोट करें तो उन दिनों में ये केसेस जो शर्जील खान, मोहम्मद इरफान और आई थिंक हम्म, खालिद लतीफ़ एक थे खालिद क्रिकेटर। लतीफ जी, हाँ। जी, इन तीनों का जो इशू जो उन्हीं ही की सुपरविजन में इसलिए भी पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टनेस शो की थी। और हम्म, मेरे ख्याल से ये एक जनरेशन जो है ना हमें इसी स्ट्रिक्टनेस पे गुजारनी पड़ेगी, पड़ेगी। तब जाके ये चीज़ जो है ना वो आगे तक प्रोपेल करेगी, वरना अदरवाइज हम इसी तरह ही देखते रहेंगे। और हम्म, मैं अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख रहा हूँ, शायद आपने भी ये चीज़ नोट की हो कि अब ये चीज़ें बाकी कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दी हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नोट करें तो स्टीवन स्मिथ को, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए, उसको भी थोड़ी देर के लिए बैन लगाया और उसके बाद फिर वापस बुला लिया। जी सो बिल्कुल। ये चीज़ देखिए प्रिवेल अब कर रही वो है। जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट में भी रही हैं। आई मीन कि मेरे ख्याल से तो उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंस लिया, इन अ सेंस कि देखें, शाहिद अफरीदी ने वो बॉल चबाया और बॉल टेम्परिंग इज अ काइंड ऑफ थिंग। फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स पे अरसे से जो है वो चीटिंग के इल्जाम लगते रहे हैं कि जी ये चीटिंग करते रहे हैं। हालांकि हम लोग रिवर्स स्विंग जो है वो हमारे पास एक फन है जो कि एक अरसे से पाकिस्तानियों के पास है। और जब आज वेस्ट ने जो है जो इंग्लिश या दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने इस फन को सीख लिया, तो आज वो रिवर्स स्विंग हो चुकी है। पहले वो चीटिंग हुआ करती थी। और जी, ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। लेकिन वो एक मेरा डिफरेंट एस्पेक्ट है। थोड़ा सा वो तो आ जाता है कि थोड़ा सेल्फिश हो गए हैं, थोड़ा सा हमने बॉल को रफ कर लिया या उसके साथ छेड़छाड़ कर लिया। दैट इज नॉट इन काइंड ऑफ करप्शन वेयर यू टेक मनी, टेक ब्राइब, और हम आप अंडर परफॉर्म करते हैं या आउट जल्दी हो जाते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त जो है वो इकदाम करने चाहिए आगे भी। और जो पिछले भी जितने भी लोगों को इन्होंने अलाउ किया है वो अलाउ अब नहीं होना चाहिए। और जाहिर है आपको पता है रमीज राजा बहुत बड़े क्रिटिकल हैं इन सारी चीज़ों पे। और मोहम्मद हफीज भी पिछले दिनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन पर भी जो है वो तनकीद के जो तीर हैं बरसाए गए कि उन्होंने शर्जील को क्यों कुछ कहा। तो मेरे ख्याल से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें कुछ सेट करना है या इस क्रिकेट क्रिकेट में करप्शन को खत्म करना है तो फिर ये हमें खत्म करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। आप आज से स्टार्ट करेंगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल बाद हम एक करप्शन फ्री जो है वो माइंडसेट को ना प्रिवेल कर सकें। हम्म, हमें आज से ही शुरू करना पड़ेगा, और एंड डिसिप्लिन इज़ द की। जी, और हमें हमें जो है बड़ा प्लेयर नहीं देखना, हमें जी, डिसिप्लिन प्लेयर देखना है। जो जी, कि जो डिसिप्लिन हो और जो भी कायदो ज़वाबित हैं उन पर फॉलो करे, और वही प्लेयर चाहिए। चाहे चाहे वो हमें अरसा लगे अच्छे प्लेयर मिलने में, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को बेचते हैं, अगर आप एक तो आपको अपनी स्किल के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी स्किल को बेचते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, ब्राइब्स लेते हैं, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज रॉन्ग। और आजकल तो ये भी मसला नहीं है कि पैसा नहीं है, आजकल तो क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको इतनी लीग्स हैं, आपके पास T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, आपके पास ठीक ठाक पैसा, तो यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट। क्योंकि अगर आप एक चीज़ करते हैं तो आप हर लीग से बैन हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो आपके लिए जी, बहुत बड़ा लॉस है। जी तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, आपसे बातें मेरा है, हमने कहा था कि 20 या 15-20 मिनट का प्रोग्राम होगा, लेकिन काफी लंबा हो गया क्योंकि डिस्कशन ऐसी हो जाती है क्रिकेट पर। जब बात करते हैं तो बातों से बातें निकलते निकलते कहीं दूर चली जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और इन दी नहीं, एंड आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, नहीं, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, और आपको मुबारकबाद मैं दूँगा कि आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, और मैं देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, आपके अपडेट्स को भी। और थैंक यू वेरी ओवरऑल यही है कि बस एक छोटा-सा मैसेज ये है कि आप ऑनेस्ट रहें मच। और सेल्फ बिलीव रखें, तो फील्ड जौन-सी मर्ज़ी हो, गेम जौन-सी मर्ज़ी हो, अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल ही रहेंगे। जी, चले, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ हम भी इजाज़त चाहते हैं, हम सब आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।
और सब लोगों को रमज़ान मुबारक। स्टे सेफ, स्टे होम, और जितना हो सकता है NHS या दूसरे भी जितने भी मेडिकल के लोग इस वक्त काम करें उन सबको जो है वो सलूट, और उनके लिए आप कोशिश करें कि घर पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस स्प्रेड को, इस जो जितना भी बीमारी आई है उसको कम से कम फैलाएं। तो चले, थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया जुबैर, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और बात भी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।